जब साधना में बहुत गहरे चले जाते हैं ना, तो ये इस प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। ये बिल्कुल बाउंड्रीज के प्रश्न है, ये सीधे बाउंड्रीज के प्रश्न है। बिल्कुल जब बाउंड्री में पहुंच जाते हैं ना, तब इस प्रकार के प्रश्न उठना चालू होते हैं। तो यह बात जो है हमने कही है कि जब पहुंचेंगे तो सब एक साथ पहुंचेंगे। यह बात ओशो ने भी कही है कहीं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। देखो, समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है, बहुत अंतर की गहराई से, मतलब पूरी विराटता के साथ यह समझ विकसित होनी चाहिए कि जब पहुंचते हैं तो सब एक साथ पहुंचते हैं, और जन्मे भी एक साथ हैं, सब जन्मे एक साथ हैं, और पहुंचेंगे मतलब डिजॉल्व होंगे तो सब एक साथ होंगे। क्योंकि इस बीच में सारा इल्यूजन जो है माया है, सारा इल्यूजन है, माया है, मतलब समय का इल्यूजन है, देश काल का इल्यूजन है। और देश काल का इल्यूजन विड्रॉ होता है तभी तो मुक्ति होती है ना भाई। देश काल का इल्यूजन, टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन, भ्रम, माया, जब ये विसर्जित होगी तभी तो मुक्ति होगी ना। तो भ्रम की जैसी मुक्ति होगी तो वहां पर तो सब एक ही साथ पहुंच रहे हैं ना, अलग अलग कहां। लेकिन जो दिमाग सोच रहा है ना, वह देश काल के भीतर है, तो वह उसे ठीक से नहीं समझ पाता कि नहीं पहुंचेंगे तो अलग ना, वो तो कब से इतने साल पहले पहुंच गए हैं, और हम अभी जाएंगे तो कैसे एक साथ पहुंचेंगे, वो तो पहले से पहुंचे हुए हैं। तो एक ऐसी यह रहस्यमयी पहेली है जिसे ऐसे इस बुद्धि और इस दिमाग से तो सुलझाया नहीं जा सकता। उस साधना की गहन स्थितियों में जाके जब ये सारे इल्यूजन्स विड्रॉ होते हैं, उस समय समझ में आता है कि वो तो पहुंच गए, हम तो यहीं हैं, है ना, कि हम तो यहीं हैं और वो तो पहुंच गए। और जब हम मुक्त होते हैं तब लगता है कि साथ में ही पहुंचे, वो अंतिम जो लगता है ना, लगता है का मतलब जो सेपरेशन बिल्कुल अंतिम रेखा मिटने वाली होती है, तब कुछ कुछ चीजें लगती हैं। और जब वो अंतिम रेखा मिट जाती है तो लगने वाला भी चला जाता है। जब फुल डिजॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद क्या लगेगा कि साथ में पहुंचे कि अलग पहुंचे, को कैलकुलेशन करने वाला, गुणा भाग करने वाला बचेगा कहाँ। हाँ, ये जो है ना, प्रारंभिक साधकों के प्रश्न जरूर होते हैं कि वो किस स्थिति में है। मतलब यदि वो किसी स्थिति में है तो ठीक है, हम भी साधना करेंगे, और यदि उनका पता नहीं चल रहा है कि वो किस स्थिति में है तो हम नहीं करने वाले साधना। पहुंच चुके हैं का मतलब वो नो मोर, अब वो नहीं है। पहुंचने का अर्थ है वो नहीं है, उनका सेपरेशन खत्म हो गया। पहुंचने का अर्थ है अब वो नहीं है। अब नहीं है का मतलब कहीं ना कहीं तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, अवस्था तो होगी। यही प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है साधना की आरंभिक अवस्था में उठता है कि कहीं ना कहीं तो बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो मतलब क्या है। मतलब कहीं ना कहीं बचेंगे तो सेपरेशन के साथ बचेंगे ना। कितना भी ऊंचा सेपरेशन हो तो सेपरेशन ही हुआ ना। मतलब ये कहते हैं कि हम कोई ऐसे लोक में पहुंचेंगे जहां परमात्मा बैठा होगा और हम उसके साथ में बैठेंगे, है ना। साथ में बैठकर क्या खंजीरी बजाएंगे, फिर खंजीरी बजा के थक जाएंगे तो बोले आ जा यार बैठ, ताश निकाल, ताश खेल लेते हैं। क्या करोगे, कब तक खंजीरी बजाओगे। तो यही समझना है कि वो जो डिजॉल्व होने की जो बात है, सेपरेशन है। चाहे वो पशु का सेपरेशन हो, चाहे मनुष्य का सेपरेशन हो, चाहे वो देवताओं का सेपरेशन हो, उच्च लोक के देवताओं भी क्यों ना हो, सेपरेशन है। और सेपरेशन यानी समस्या है। सेपरेशन यानी अमुक्ति है, चाहे छोटी अवस्था हो चाहे उच्च अवस्था हो। देवताओं को भी आना पड़ता है नीचे, अपनी उच्च अवस्थाएं छोड़ के नीचे आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग लेसन मिलेंगे, ज्यादा धक्के मिलेंगे।
ज्यादा तकड़ी चोटें मिलेंगी, क्योंकि वैराग्य ठीक से जागा नहीं। वैराग्य पूरा जागता तो डिसॉल्व हो जाते पूरी तरह से। सब व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ की तरह पूरा समझ में आ जाए तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो। बहुत सारा व्यर्थ व्यर्थ की तरह समझ में आ गया, वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन कुछ जो है, कुछ व्यर्थ जो है वो सार्थक की तरह भासता है। अरे भाई, कहीं तो हमें बचना चाहिए ना, कोई तो अवस्था होनी चाहिए ना। तो कोई अवस्था होनी चाहिए तो फंसो, फंस जाओ जाकर के उच्च लोक में, फिर देवता बन जाओ। देवता से वहीं आए हो, परेशान होकर के आए हो, देवलोकों में फंसे 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 फंसे, अब लेके बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ है। उधर वहां सदगुरु नहीं है, यहाँ सदगुरु है जिनके डंडे खाने पर आना ही पड़ेगा। बस यही बात होती है कि राइट लेसनिंग के लिए आते हैं। लेसनिंग जो है, तो जो वहां से भी लेसन मिलता है वह गुरु है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ना, कितने गुरु है? 1000 गुरु है। जहां से भी डंडा पड़ता है वह गुरु है। यह मत सोच लेना कि आप हमारे सामने बैठे हो और आप हम गुरु हो गए और आप शिष्य हो गए, बस इतनी बात है। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे डंडे खाते खाते आए हो, बहुत सारे गुरुओं के पास से आए हो। जाओगे तो कहीं ना कहीं और डंडे खाओगे। अरे दुनिया में भी जो डंडे मार रहे हैं वो भी तो लेसन ही दे रहे हैं ना, उनके माध्यम से लेसन दिया जा रहा है ना। तो जहां भी डंडे पड़ते हैं, हाँ, टीचिंग हो रही है, लेसन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक इंटेंस गुरु भी होता है जो ये समझ देता है, लेकिन गुरु सब जगह है। पूरी सृष्टि गुरु है और लगातार लेसन दे रही है, आपको रोज लेसन देती है। और हम इतने बेहोश हैं कि वो लेसन मिलने के बाद में भी ना, तब उस लेसन को हम लेते नहीं, ग्रहण नहीं कर पाते। तो वह फिर आयोजन करना पड़ता है सृष्टि को, फिर वो लेसन दोबारा दिया जाता है, फिर भी नहीं ग्रहण कर पाते। 30 बार दिया जाता है, 1000 बार दिया जाता है, लाख बार दिया जाता है। जब तक उस लेसन को ठीक से समझोगे नहीं, वह लेसन बार बार दिया जाएगा। समझ लोगे तो वो लेसन खत्म, अगला लेसन। अभी आपको जो 1000-2000 लेसन जो भी चल रहे हैं, अभी आपके हजारों लेसन एक साथ चल रहे होते हैं, तो कोई लेसन पूरा हो गया तो फिर अगले लेसन दिए जाएंगे। तो लेसन पूरे होते हैं। राइट विजडम क्या है कि लेसन्स को ठीक ठीक ग्रहण कर लेना, व्यर्थता का बोध स्पष्ट होता चला जाए कि सब व्यर्थ है। काहे गोल गोल चक्कर काट रहे हो, घन चक्कर क्यों बने हुए हो? हाँ? अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हो और गधों की तरह घन चक्कर बने हुए। तो वह जैसे जैसे समझ में आता है कि घन चक्कर हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, व्यर्थ है, तो व्यर्थ होते ही गोल चक्कर विड्रा हो जाता है, फिर अगला गोल चक्कर विड्रा हो जाता है। भाई लेसन का मतलब वो पूरा हो गया, लेकिन तब बात समझ में नहीं आई, फिर गोल चक्कर होगा, फिर गोल चक्कर होगा, गोल गोल घूमते रहो। समझ में आ गया तो वो चक्कर विड्रा हो गया, फिर अगला चक्कर है, फिर अगला चक्कर है। सारे चक्कर जिस दिन विड्रा हो जाएंगे उस दिन बात पूरी हो जाएगी। चक्कर ही तो है ना, गोल चक्कर ही तो है ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न क्या है? गोल चक्कर है ना, गोल चक्कर है ना। वही वही चीज दोहरती रहती है ना, वही वही विचार चलते रहते हैं, वही वही प्रोग्राम चलते रहते हैं, वही वही प्रोग्राम चलते रहते हैं। गोल चक्कर ही तो है ना। विड्रा करो ना, अब विड्रा करोगे तब तो ना होगा, इसलिए तो क्लींजिंग की मेथड्स दे रहे हैं। क्लीन करो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, मैट्रिक्स, कर्म प्रारब्ध, यह वह फलाना ढिकाना, क्षमा ध्यान, ये सब क्या है? सारी मेथड्स हैं विड्रा करने के उन गोल चक्करों को। और गोल चक्कर में ही वो बचते हैं, उनका सर्किट तोड़ दो गायब हो जाएंगे। एनर्जी के सर्कल्स हैं, सर्किट में ही बचते हैं। सर्किट टूटा है ना, गए वो। और एनर्जी यानी आपकी बीइंग एनर्जी है, आप ही उन्हें फीड करें, अपना खून पिला पिला के जिंदा कर रख रहे हो उनको। पिस्सू होते हैं ना, खून पीने वाले पिस्सू, सब अपनी चमड़ियों पे बिठाल बिठाल के उनको पाल के रख रहे हो। ख्याल रखते हो अरे किसी पिस्सू को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक से खून पी रहा है कि नहीं पी रहा है, हाँ देखो कहीं मर ना जाए, अरे ठीक से पी ले बेटा, है ना। पिस्सू होते हैं ना खून पीने वाले, जोके और पिस्सू और कई कीड़े होते हैं, पूरे शरीर पे चिपका चिपका के रखे हैं, उनको बराबर अपना खून पिलाते रहते हैं, एकदम ख्याल रखते हैं किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई दिखता है दुबला हो रहा है, अरे ठहर ठहर हम कुछ अच्छा खाते पीते हैं तो खून और बनाते हैं, तगड़े हो जाना पीकर। हम कितने लड़ते हैं अपनी धारणाओं के लिए, कितने लड़ते हैं।
अपनी धारणाओं को कितना जस्टिफाई करते हैं, लड़ पड़ते हैं हम। खून ही तो पिला रहे हैं ना, जब उनको बचा रहे हैं ना, कमजोर नहीं पड़ने देते, बेटा और खून बनाते हैं, मजबूत हो जा। और कर क्या रहे हैं? देखो अपनी मूर्खताओं को। तो सारे पैटर्न एनर्जी पैटर्न है, और हमारी बीइंग क्या है? हम शुद्ध ऊर्जा है। वो शुद्ध ऊर्जा कहाँ जानी चाहिए? ब्रह्मरंध्र को छेद कर ब्रह्म में एक होनी चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमारे इतने बाल बच्चे हैं, उनको पालना है ना, सबको पिस्सू पाल रखे ना, उनको पिलाना है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को पिलानी है ना। पूरी ऊर्जा कौन सक कर जाता है? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न सक कर जाते हैं। वो सक कर जाते हैं, ऊर्जा बचती ही नहीं। अलाइनमेंट बिगड़ने का मतलब क्या है? सीधी सीधी जानी थी, कुछ इधर इस चक्र की, कुछ इस चक्र के ब्लॉकेज मतलब इस चक्र की कुछ धारणाएं हैं हमारी, है ना, कुछ पैटर्न है। हर चक्र के अपने अपने पैटर्न है, और वो पैटर्न जो है ऊर्जा पी रहे हैं। फिर बची खुची ऊर्जा ऊपर उठी तो उनने पी लिया पहले दो तीन, कोई 2 चक्र में ही समाप्त था, कोई एक ही चक्र में समाप्त, कोई 3 चक्र में समाप्त। ऊपर के चक्रों तक बात जाती नहीं। कभी कभार हृदय चक्र में थोड़ी बहुत संवेदना आ जाती है ना, तो थोड़ी बहुत ऊर्जा उनको कभी कभी मिल जाती है। ऊपर के चक्रों में ऊर्जा ही नहीं जाती। इधर के ही जो धारणा है वही सब पी जाती है। इधर के पैटर्न जो है, तो पैटर्न जो किसी न किसी चक्र को तो रिप्रेजेंट करता है ना भाई। कोई भी सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, किसी न किसी चक्र को रिप्रेजेंट करता है, उससे जुड़ा हुआ है। और जो है, जब हम समझते हैं चक्र शुद्धि का क्या मतलब है, कि वो जो है वहां का ब्लॉकेज हटाना मतलब वहां जो उनको फीडिंग को क्लियर करना। फीडिंग को क्लियर किए मतलब ऊर्जा अलाइन हो गई, सीधी हो गई, तो अब सीधे ऊपर वाले चक्र को मिलेगी। अब वहां पे बैठे हुए जो पिस्सू हैं वो खून पिएंगे, उनको अब ज्यादा खून मिलेगा, फिर उसको क्लीन करेंगे, है ना। वो क्लीन करेंगे तो फिर ऊर्जा फिर अलाइन होगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर जब वो सीधी सीधी बराबर हो जाएगी, जब प्रेशर बनेगा, बोलेंगे कुंडलिनी जागरण हो गया। और फिर क्या? ब्रह्मरंध्र खुल गया, मतलब सारे पिस्सू मर गए, सारी औलादें मर गई जिनको खून पिला रहे थे। सारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है डिजॉल्व हो गए, और वह ऊर्जा उठ करके ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म के साथ एक हो गई। अहम ब्रह्मास्मि, 2 बचे ही नहीं, आल औलादे सारी मर गई। ये तो हजार लाख औलादे थी तो लाख को जी रहे थे, मैं यह भी हूं, है ना। बड़ा मोह माया था अपनी आल औलादों से, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से, उन पिस्सुओं से जो हमारा खून पी रहे हैं। वो सारे मर गए, अकेले बच गए, तो हम ब्रह्मास्मि। तो जो है राइट क्लिंजिंग बहुत जरूरी है। जितने भी पैटर्न है ना सबकॉन्शियस माइंड के, जिनको अपना खून पिलाते हो, अपना होना पिलाते हो, वो सारे के सारे जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि ओशो हुए या महावीर हुए, बुद्ध हुए, सद्गुरु हुए, या कोई भी सिद्ध पुरुष या सद्गुरु जो हमारे साथ ही मुक्त होंगे, तो क्या ये विवेक तब आता है जब प्रकृति अपना घूंघट उतारती है? हाँ, प्रकृति अपना घूंघट उतारती है का अर्थ है कि सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाती है। मिस्ट्रीज क्या है? मिस्ट्रीज यही है कि हम अपने इल्यूजन्स को जी रहे हैं। हम अपने इल्यूजन्स को जी रहे हैं, तो प्रकृति के रहस्यों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। हमने अपनी जो धारणाएं बना ली हैं, उन धारणाओं को ही सत्य मान रहे हैं। तो हमारी नजरें जब इसी पे पड़ी हुई हैं, तो दूसरी जगह जाएंगी कैसे? प्रकृति तो अपना घूंघट खोलने के लिए सदा तैयार बैठी है। प्रकृति अपना घूंघट खोलने के लिए सदा तैयार बैठी है, लेकिन हम जो है उसकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं, उसका घूंघट उठाने के लिए तैयार ही नहीं। हम उसकी तरफ सिर्फ देखें और वो अपना घूंघट उठा देगी। हम उसकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है।
ट्रेवर साहब छोड़, ऑर्डिनरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैच प्रॉपर करता भी नहीं है। लोगों को देखा है, खूबसूरत सड़क है, दोनों तरफ देवदार के वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, जमीन को देखते हुए सीधे सीधे चलते हैं, अपनी बातचीत अपने विचारों में गुम और घूम के वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वॉच करना, कोई नहीं देखता कितना सुंदर पेड़ है, कोई नहीं देखता चिड़िया चहक रही है, कोई नहीं देखता कि पहाड़ खूबसूरत हैं, कोई नहीं देखता कि हिम आच्छादित शिखर हैं। और जो है जब हम अपनी धारणाओं से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि जो मौजूद है, जो प्रकृति का सौंदर्य मौजूद है, उसकी तरफ में नजर नहीं उठ पाती, उसकी तरफ नजर नहीं उठ पाती, तो प्रकृति के रहस्यों की तरफ नजर कैसे उठेगी? प्रकृति के रहस्य ऐसे नहीं है कि जिन्हें समझा नहीं जा सकता, जिन्हें जिया नहीं जा सकता, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हम तो उलझे हुए हैं अपनी किताब में, अपनी लिखी किताब में उल जलूल कुछ भी लिखा हुआ है और उसको बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अपनी परिभाषाएं, अपनी थीसिस, अपने गुणागणित, और अपने गुणागणित को ही हम बचाते रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना संसार है। क्या सोचते हो आप? संसार एक है? जितने व्यक्ति उतना संसार, जितने मनुष्य उतना संसार। हर मनुष्य का अपना संसार है, उसका अपना गढ़ा हुआ संसार है। ये जो दिखता है ना, निर्मल दृष्टि है ही नहीं, वह अपने संसार को प्रक्षेपित कर रहा है, पेड़ों पर, पौधों पर, आकाश पर, तारों पर, मनुष्य पर, सभ्यता पर, उसे प्रक्षेपित कर रहा है। देखा है मनुष्य को? मनुष्य जो अपने गांवों की बात करेगा, अपने रिश्तेदारी की बात करेगा, बैंक की बात करेगा, जॉब की बात करेगा, इसकी बात करेगा, वह यह बात नहीं करता कि इस अनंत में क्या हो रहा है। इस अनंत की तरफ दृष्टि नहीं जाती, आकाश की तरफ दृष्टि नहीं जाती, उन चांद तारों को देखकर विस्मय नहीं होता। उसका गुणा भाग जो है अपनी चौहद्दियों में रहता है, अपनी चौहद्दियों में उसका गुणा भाग रहता है। उसके बाहर जो है जाता ही नहीं। यदि उस अनंतता को हम देखें तो उस अनंतता की सापेक्षता में ये यहाँ की छोटी मोटी समस्याओं की वैल्यू क्या है? अभी लोग परेशान हैं कि धरती में कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या 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 होने वाला है पता नहीं, क्या एसेंडिंग होने वाली है, और क्या होने वाला है पार्टी, और क्या है कुछ, और जो है हाँ ये बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा है और वैसा है और यह है और वह है, हजार चीजें चल रही हैं, कितने इन्फ्लुएंसेस हैं। अब यदि उस अनंतता की सापेक्षता में देखो तो इस धरती की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है उस अनंतता की सापेक्षता में? धरती की कोई वैल्यू है? अरे छोड़ो, एक सिर्फ गैलेक्सी मिल्की वे बना लो, उसमें उन्हें सौरमंडल को ढूंढ के बता दो, इनाम दे देंगे। एक बड़ा सा नक्शा यदि बन जाए, उसमें सौरमंडल ढूंढ के बता दो तो इनाम दे देंगे। नहीं ढूंढ पाओगे। सौरमंडल, धरती की बात नहीं कर रहे। यूनिवर्स में अपनी गैलेक्सी को, मिल्की वे को ढूंढ के बता दो, मान जाएंगे। मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को ढूंढ के बता दो, बड़े बड़े नक्शों में, भारत जितना बड़े कागज फैला के नक्शा बना देते हैं, ढूंढ के बता दो, अब मान जाएंगे हम आपको। और मल्टीवर्स के आगे कितने और मल्टीवर्स है, और कौन कौन से शब्द हम गण नहीं पाए हैं, क्योंकि वह तो अनंत विस्तार है, कभी खत्म होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर के, बहुत सारे यूनिवर्स के अणु मिलकर के, परमाणु मिलकर के, बहुत सारे यूनिवर्स के परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है मल्टीवर्स का, वैसे बहुत सारे मल्टीवर्स के परमाणु मिलकर के कोई एक अणु बनता होगा किसी का, A1 बोल दो, है ना। और ऐसे बहुत सारे A1 के परमाणुओं का मिलकर के कोई A2 बनता होगा, कि बहुत सारे A2 के परमाणुओं का मिलकर के कोई A3 बनता होगा। वह भी एक अणु की तरह है, यह भी एक अणु की तरह है। मल्टीवर्स, यूनिवर्स भी एक अणु की तरह है, सब अणु हैं छोटे छोटे।
कहाँ तक नीचे उतरोगे? नीचे आते आते फिर यहाँ आ जाओगे। अब उस सापेक्षता में यदि देखोगे तो यहाँ की समस्याएं कौन सी समस्याएं? हम ये नहीं कह रहे व्यवहारिक समस्याएं नहीं होती, व्यवहारिक तल को तो जीना ही पड़ता है। व्यवहारिक समस्याएं अपनी जगह हैं, पारमार्थिक चीजें अपनी जगह हैं। व्यवहारिक समझ और पारमार्थिक समझ, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि साधक को उस दृष्टि से भी देखना चाहिए, तो यह समस्या उतनी भारी नहीं लगेंगी। यह टेम्पररी है, पता चल जाएगा। यह टेम्पररी है, पता चलना चाहिए कि सब कुछ टेम्पररी है। यहां पर एक प्रवाह है, रूप बदल रहे हैं, सब कुछ टेम्पररी है। और ये टेम्पररी है, बकवास में तो सब कोई कहते हैं, समझ में तब आएगा जब उस सापेक्षता से देखोगे, उस सिंहावलोकन से देखोगे। वहां खड़े हो जाओ जहां मल्टीवर्स है, यूनिवर्स, वहां से धरती को देखो और वहां से यहाँ की समस्या को देखो अपनी, तो वह समस्या छोटी दिखेगी। समस्या है लेकिन वह छोटी दिखेगी। यहां से खड़े होकर देखोगे इस शरीर के तल पे, तो समस्या बड़ी दिखेगी, क्योंकि मैं शरीर हूं तो मेरे शरीर के सापेक्षता में समस्या बड़ी है। और हम ये नहीं कह रहे कि इन समस्या को सॉल्व नहीं करना है, और ये समस्या नहीं है, समस्या है, सॉल्व भी करना है, व्यवहारिक सत्य है। इसके अन्यथा अर्थ मत लीजिए। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्लियर करने के लिए जरूरी है, व्यर्थता के बोध को सघन करने के लिए जरूरी है। जब वृहद को जिया जाएगा तब ये क्षुद्र की स्थितियां स्पष्ट होंगी। क्षुद्र की समस्याएं भी सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेकिन क्षुद्र क्षुद्र की तरह दिखेगा, वह समझ विकसित होगी। तो इस प्रकार जो है माया काम करिए, माया महाठगिनी। और हम खुद जो है उन पैटर्न्स को अपना खून पिला रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को। जैसे ही हम पिलाना बंद करेंगे, उन पैटर्न्स को हम फीड करना बंद करेंगे, उनकी क्लींजिंग होगी तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट का अर्थ है हम ऊर्जाओं को जो इधर उधर भटका रहे हैं व्यर्थ में, जो व्यर्थ है उनकी हम फीडिंग कर रहे हैं। फीडिंग करके अपनी ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा इसको दे रहे हैं, कुछ इसको दे रहे हैं। तू भी पी ले पिता, तू भी खा ले, तू भी पी ले, तू भी पी ले। हम खुद ही तो बांट रहे हैं ना, वो हमारी प्रायोरिटीज है, तभी तो हम उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं ना। कोई माया मोह है तभी तो हम अपनी ऊर्जा वहां दे रहे हैं ना। और हर चक्र की अपनी समस्याएं हैं, हर चक्र से रिलेटेड सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है। जैसे भय के पैटर्न है, वह जो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड होंगे ना, वो स्वादिष्ठान चक्र से होंगे, काम वासना के मूलाधार से होंगे। ऐसे सब अपने अपने चक्रों के। कुछ भावों के हैं, बड़ी माया मोह, वो हृदय चक्र से जुड़े हुए। सारे पैटर्न्स को हम फीड कर, वहां से अपनी फीडिंग कर रहे हैं ना, वहां से ऊर्जा हम उन्हें दे रहे हैं। वहां जो ऊर्जा आती है उसको हम उनको पिला देते हैं। अब ऊर्जा वहां अलाइन ही नहीं हो पाई। अब जो है वो राइट अलाइनमेंट हो गया, स्वादिष्ठान चक्र क्लियर हो गया, क्लिंजिंग की मेथड आपने कर ली, स्वादिष्ठान चक्र को क्लियर कर लिया, तो अब ऊर्जा वहां पे शुद्ध रूप से हो गई, राइट अलाइन हो गई, तो क्या करेगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठ के कहां जाएगी? अगले चक्र को जाएगी। अगले चक्र को वो शुद्ध होगा तो फिर अगले चक्र को जाएगी, और सीधे सीधे वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच के छेद देगी। उसे करना यही है, घूम फिर कर राइट अलाइनमेंट, इधर उधर फीडिंग बंद कर दो और सारी ऊर्जा जो है ब्रह्मरंध्र पे पहुंच जाएगी और फ्लो में ब्रह्मरंध्र छिद जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। व्यर्थता की तरह पता चल जानी चाहिए। व्यर्थता का बोध सघन हो गया तो अलाइनमेंट हो जाता है, हम उनकी फीडिंग बंद कर देते हैं। फीडिंग का ही सवाल है ना, घूम फिर के सारी बात वहीं आ रही कि हम फीडिंग क्यों कर रहे हैं इनकी, अपनी ऊर्जाओं से हम इधर उधर की फीडिंग क्यों कर रहे हैं। वह जो फीडिंग कर रहे हैं तो ऊर्जाएं जो सीधी सीधी ब्रह्मरंध्र पे जाएगी कहां से? स्वाभाविक स्थिति है कि सुषुम्ना नाड़ी हमेशा खुली होनी चाहिए, सारी ऊर्जा वहां से उठनी चाहिए, ब्रह्मरंध्र से बाहर जानी चाहिए और प्रवेश द्वार से भीतर आनी चाहिए, जो मूलाधार और गुदा द्वार के बीच में है। वहां से ऊर्जा वापस जानी चाहिए। सर्कल पूरा हो गया ऊर्जा का।
बात पूरी हो जाती है।